आज बिहार की धरती पर 121 सीटों पर करोड़ों लोग सरकार की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। कौन सी सरकार चाहिए, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। पहले चरण में जो माहौल है वो बिल्कुल मसालेदार फिल्म का क्लाइमेक्स जैसा है। एक तरफ लालू का बयान, तवा पलटता रहना चाहिए, रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाती है रोटी। दूसरी तरफ मोदी नीतीश की बयानबाजी का डंका। लालू यादव ने कहा कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति जरूरी है। पीएम मोदी ने भी वोटर से अपील की कि पहले मतदान फिर जलपान। राहुल गांधी ने युवा वोटर्स और जेनजी से कहा, यह सिर्फ मतदान का दिन नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का दिन है। आप में से कई पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपने देखा हरियाणा में किस तरह भयंकर वोट चोरी का खेल खेला गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह इन लोगों ने जनता की आवाज दबाने की कोशिश की। अब इनकी नजर बिहार पर है। आपके वोट पर, आपके भविष्य पर। बड़ी संख्या में अपने मतदान केंद्र पहुंचिए, महागठबंधन के अपने प्रत्याशी को वोट दीजिए। तो सवाल यह है, आखिर आज का दिन किसका? महागठबंधन की सुनामी या एनडीए की वापसी? पहले चरण में 2020 में महागठबंधन ने एनडीए को मात दी थी। अब जानते हैं इस बार किसको कितना नुकसान और फायदा होने वाला है। 9 बजे तक 13.13% वोटिंग हो चुकी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अभी हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। वो समझाएंगे कि बिहार में क्या होने वाला है। उन्होंने कई कार्यक्रम करे बिहार पे, पूरा तरीके से वो अपडेट हैं। एक शो भी चलता है सीएम का, उसमें भी उनके पास आंकड़े भी। आशुतोष सर, पहले चरण में बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि जो काफी दिनों के बाद मैं ये देख रहा हूं कि बिहार के अंदर 2 चरणों में मतदान हो रहा है। अन्यथा बिहार में कभी 5 चरण में मतदान होता था, कभी 7 चरण में मतदान होता था, कभी 4 चरण में मतदान होता था। तो ये एक नया डेवलपमेंट है कि बिहार को अब 2 चरणों में मतदान के दृष्टि से देखा जा रहा है। इस चरण में 121 विधानसभाओं के लिए वोट पड़ेंगे। इसके अगले चरण में 122 सीटों के लिए होंगे। तो लगभग आप मान लीजिए कि आज आधा बिहार वोट डाल चुका होगा। और इसमें अभी फिलहाल किसी तरीके का कोई आकलन करना कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, क्योंकि जैसे जैसे वोटर परसेंटेज दिन में बढ़ेगा उसके आधार पे एक अंदाजा लगेगा। बिहार की खासियत यह है कि यहाँ जो पुरुष वोटर हैं वो अमूमन महिला वोटरों की संख्या से कम वोट करते हैं। ऐसा बार बार देखा गया है। पिछली बार तो पुरुष वोटर और महिला वोटरों के बीच में 5% का फर्क था, तकरीबन 5% का फर्क था। और लोग ये कहते हैं दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़ी संख्या में बिहार से जो पुरुष है वो माइग्रेट करके हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में जाते हैं और चुनाव के दौरान वो वापस लौट नहीं पाती, जबकि महिलाएं घर में रहती हैं, घर संभालती हैं और पुरुषों की अनुपस्थिति में जाके वोट करती हैं। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिलाओं का वोटर ज्यादा होता है। और इस चुनाव में जो खास बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल 2 सोशल कैटेगरी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एक सोशल कैटेगरी है जिसको कहते हैं महिलाएं, दूसरी सोशल कैटेगरी है युवा। यानी महिला और युवा पर सारे लोगों की नजर है कि किस तरीके से ये चुनाव को प्रभावित करेंगे और किस तरीके से ये चुनाव को एक तरीके से बिल्कुल तस्वीर को बदल सकते हैं। महिलाओं के बारे में यह कहा जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को एक वोट बैंक के तौर पर कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक, जो नए दर्शक होंगे, उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि दरअसल जब 2005 में नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने महिलाओं पर खास तौर पर फोकस किया था। उस वक्त जो बड़ी अच्छी तस्वीरें निकल के आई थी कि यंग बच्चियां जो हैं, गांव की, शहर की, छोटे छोटे शहरों की बच्चियां, उनको साइकिल दिया गया था, उनको यूनिफॉर्म दिया गया था, उनको बस्ते दिए गए थे और वो सड़कों पर घूमते हुए दिखाई पड़ती थी, जो कम से कम नीतीश की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज की एक बड़ी पहचान बनकर उभरी और जिसकी वजह से नीतीश कुमार की काफी तारीफ भी हुई। नीतीश कुमार 2010 में ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर थे जिनके खिलाफ बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी और 110 सीटें वो जीत कर आए थे। इस चुनाव में भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से उन्होंने बीच में मैं बोल दूं, जिस तरीके से उन्होंने शराबबंदी की है, वो भी दरअसल महिलाओं को ध्यान में रखकर शराबबंदी की गई है। क्योंकि बिहार में ये कहा जाता है कि पुरुष जो है पति वो शराब पी कर आते हैं और उसके बाद अपनी महिलाओं को और पत्नियों को, माँ बहन को पीटते पाटते हैं। तो उससे भी महिलाओं का एक बड़ा वर्ग उनकी तरफ गया। इस चुनाव में जो खास बात यह है कि पहली बार नीतीश कुमार जो है वो
महिलाओं को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए उनके लिए रेवड़ियां बांटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो 10,000 रुपए उनके खाते में डाला गया है वो दरअसल उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। और बिहार में इस वक्त लखपति दीदियों की बड़ी बातचीत हो रही, जीविका दीदियों की बड़ी बातचीत हो रही है। तो उसको काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो वो 2,500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने वाले थे हर महीने में, अगर उनकी सरकार आई तो 14 जनवरी को 30,000 रुपए उनके खाते में डाला जाएगा। यानी महिलाओं को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए नीतीश कुमार ही बहुत अग्रसर है और एग्रेसिव है, और तेजस्वी भी बहुत एग्रेसिव। और दोनों को लगता है कि अगर महिलाएं उनकी तरफ आ जाएंगी या नीतीश का अगर जरा सा भी वोट अगर टूटेगा महिलाओं के बीच में तो तेजस्वी को फायदा होगा। युवा को लेकर इसलिए क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर बिहार के अंदर ऐसा कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं हुई है जहां पे पेपर लीक ना हो। बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़कों पर आंदोलन किए हैं, लाठियां खाई हैं, और वो तस्वीरें दरअसल नीतीश कुमार की सबसे बड़ी नाकामी बनकर उभरी है। और ये जो छात्र हैं, ये छात्र बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, और जितने सर्वे लगातार आ रहे हैं हर सर्वे में ये बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि बिहार के अंदर युवा वर्ग जो है वो बुरी तरीके से नाराज है। और ये नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि बिहार में अगर आप ध्यान से देखें तो 20 से 40 साल के बीच का जो युवा है उसकी कुल जो आबादी है उसका तकरीबन आप मान के चलें 51% युवा है, यानी 20 से 40 साल का है जिसको बेरोजगारी की समस्या है, तकरीबन 3.78 करोड़। और इसीलिए अगर आप देखें तो एनडीए ने कहा है कि वो 5 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जबकि महागठबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि वो हर परिवार के एक आदमी को नौकरी देंगे। दोनों ही लगभग इम्पॉसिबल या एक असंभव सा टारगेट है, लेकिन दोनों ही युवाओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसलिए युवा और महिलाएं ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि दरअसल युवा और महिलाएं किस पर ज्यादा भरोसा करती हैं। क्या वो नीतीश कुमार पर ज्यादा भरोसा करती हैं या फिर वो तेजस्वी यादव पर ज्यादा भरोसा करती हैं। जिस पर ज्यादा भरोसा करेंगे कि डिलीवर कर सकते हैं उसको ज्यादा फायदा होगा। जहां तक युवाओं का प्रश्न है तो युवाओं का रुख आज की तारीख में पूरी तरीके से महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। क्योंकि पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे तब तेजस्वी यादव ने 20 लाख नौकरियों का वादा किया था और काफी स्थिति उनके पक्ष में आई थी और काफी लड़ाई में आ गए थे वो। नीतीश कुमार इस मामले में एक असफल अभी तक साबित हुए हैं और नौकरियां वो प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। आशुतोष सर, आप तो हमें अब जल्दी यहाँ से जाएंगे, आपके पास तो और भी काम है, और लेकिन तो इसलिए आपसे सवाल एक दो और कर लेते हैं जी। आपने कहा कि इतनी नीतीश कुमार की नाकामियां बता दी कि पहले ऐसा था, उन्होंने इसलिए महिलाओं को वोटर बनाने के लिए ऐसा ऐसा किया, लेकिन अब इस प्रकार का जो अब माहौल है, तेजस्वी ने भी वो किया, उस टाइम पे एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा नहीं थी, तब भी महागठबंधन पहले चरण में इन सीटों पर आगे रहा था। तो फिर अब इतना नाकामी होने के बावजूद भी आगे होगा कि एकदम से और ही आगे चला जाएगा? नहीं, देखिए मैं दरअसल इस तरीके के विश्लेषण में जाता नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हर चुनाव में हर सीट वल्नरेबल होती है। और जो लोग ये कहते हैं कि 1985 में तो देखिए कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिल गई थी, 400 ज्यादा सीटें मिली थी। अगर वो आंकड़ा हम लेके चलते कि पिछली बार कांग्रेस ने जीता था, इस बार क्या होगा, इतने % वोट मिले तो फिर 1989 के अंदर इतिहास नहीं बदलता। तो ये आंकड़ा मैं मानता नहीं। मेरा ये मानना है कि पहले चरण हो या दूसरा चरण हो, फैसला और वोटर ये सोचकर करता है कि उसको किस सरकार से कितनी नाराजगी है। उसमें 2-4% इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बहुतायत जो है वो दरअसल बिहार के अंदर जातियों के आधार पर वोट डालेगा, धर्म के आधार पर थोड़ा कम वहां वोट पड़ते हैं। लेकिन जो असली मुद्दे इस बार हो रहे हैं कि माइग्रेशन का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, नीतीश कुमार की लीडरशिप को लेकर जो सवाल खड़ा हो गया है, इन सब चीजों पे वहां वोट पड़ेगा। और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए बहुत ज्यादा होती है। ये बात सच है कि बिहार में जातिगत आधार पर वोट बहुत मजबूती के साथ डाले जाते हैं। ऐसे में अगर आप सरफेस पे देखेंगे तो जो एनडीए गठबंधन का जो जातिगत समीकरण है वो बहुत मजबूत दिखाई पड़ता है। खासतौर उपेंद्र कुशवाहा और जो दूसरे हैं, क्या नाम, उपेंद्र कुशवाहा और साथ साथ चिराग पासवान, ये दोनों पिछली बार एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। तो उधर अगर आप देखें तो तेजस्वी के पास जो है वो वीआईपी है और एक क्या कहते हैं, गुप्ता जी है, वो उनके साथ है। तो लेकिन जातियों का गठबंधन एनडीए के पक्ष में है। लेकिन अगर पॉलिटिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो आज की तारीख में बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक अनिश्चितता का माहौल है। जेडीयू चिराग पासवान के बीच में अनिश्चितता का माहौल है। और क्या इनके वोटर
क्या चिराग पासवान का वोटर जनता दल यूनाइटेड को वोट करेगा? क्या जनता दल यूनाइटेड का वोटर चिराग पासवान को वोट करेगा? क्या नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं करेंगे तो क्या जनता दल यूनाइटेड का वोटर बीजेपी को वोट करेगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पर भी चर्चा हमारे ख्याल से होनी चाहिए। अब बियॉन्ड अ पॉइंट कि पहले चरण में चूंकि पिछली बार महागठबंधन आ गई थी तो इसलिए इस बार उसको फायदा नेचुरल होगा, मैं इस थियरी में फिलहाल नहीं मानता हूं। हर सीट बिल्कुल अलग होती है, हर सीट की तासीर अलग होती है और हर चुनाव में उसका उस पर अलग तरीके से लड़ाई होती है। चर्चा में मोकामा सीट बहुत रही थी, इस बार हिंसा हुई, उसमें दुलारचंद की हत्या हो गई थी, उसके बाद अनंत सिंह अभी जेल में है। उसकी सीट में अगर आप के बारे में कोई विचार हो आपके, कुछ कहना? मुझे लगता है कि मोकामा ने बिहार को पूरी तरीके से न केवल रक्त रंजित किया है बल्कि बिहार को शर्मसार भी किया है और देश ने देखा है किस तरीके से केंद्रीय मंत्री बेहद निर्लज्ज तरीके से आके वो एक माफिया डॉन, एक अपराधी को हत्या के मामले में उनको डिफेंड कर रहा है। ललन सिंह ने जिस तरीके का बयान दिया है उनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अगर आप खुलेआम इस तरीके से बाहुबलियों को डिफेंड करेंगे, खुलेआम कहेंगे कि मोकामा के हर आदमी को अनंत सिंह बन जाना चाहिए था, तो पहली बात तो अनंत सिंह जैसे लोगों को जनता दल यूनाइटेड जब टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए तो वो लालू यादव पर जंगल राज का आरोप लगाने के योग्य नहीं होती है और दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुझे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अनंत सिंह को जिस तरीके से ललन सिंह ने डिफेंड किया है, बिहार की जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि आप जैसे नेताओं की वजह से ही बिहार की छवि खराब होती है। तो अब आशुतोष सर, अगर अब सवाल मैं शैलेश सर से करूंगा, अगर होगा अंकुर, क्योंकि मुझे जाना है कहीं। हाँ ठीक है। अब शैलेश जी आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से पहले चरण में लंबे महीनों से बिहार पे काम कर रहे हैं, लगातार उनके वीडियोस भी आए हैं और एक एक सीट की उनको जानकारी है और क्या क्या समीकरण बने। शैलेश सर, पहले चरण में क्या आपको लगता है सीटों पर? देखिए, पहले चरण में थोड़ा फेर बदल तो दिखाई देता है। उसका एक कारण यह है कि पिछली बार जो ये 121 सीटें हैं, इनमें से 17 सीटें ऐसी हैं जिनका फैसला 500 से लेके 1000-1200 वोट में हो गया था, यानी 0.03% या 2% से लेकर के 1.5% से कम में। ठीक है, तो ये सीटें जो हैं अगर उम्मीदवारों ने ठीक से काम किया होगा तो इसमें फेरबदल हो सकता है। दूसरा, इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ आ गए हैं और उनके भी काफी सारे, जहां तक मुझे ध्यान में शायद 9 उम्मीदवार इसी चरण में है, तो कुछ सीटें तो वो भी निकालेंगे। अगर आप पिछले चुनाव को देखें तो महागठबंधन को इनमें से कोई 60 से ज्यादा सीटें मिली थी और 63 मिली थी और एनडीए जो है वो 55 के करीब था या कम था, तो 45 प्लस था, 50 के आसपास। हाँ, तो 45 था। तो ये जो गैप है इसको भरने की कोशिश की है। लेकिन जो मैं यहाँ पर चिन्हित करना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर ने जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया है वो क्षेत्र भी इसी चुनाव में आ रहे हैं। अच्छा, पटना और उसके आसपास के इलाकों में वो सबसे ज्यादा सक्रिय रहे हैं। पटना उनका गढ़ था, पटना में से ही वो संचालन करते थे, तो ये उनके क्षेत्र जो है इसी राउंड में चुनाव में आ रहे हैं और कई इलाकों में उनके कैंडिडेट जो है बहुत मजबूत हैं। अब यहाँ पर एक बात ये है कि जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है तो महिलाओं का एक बड़ा चंक उनके पक्ष में जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो जितना काम उन्होंने पिछले 20 वर्षों में किया है कम से कम महिलाओं के लिए, उनके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए तो किया है। वो शुरुआत उन्होंने 2005 में जीतने के बाद में साइकिल देने से की थी और उसके बाद अभी जो समापन किया है उसमें 10-10 हज़ार रुपये करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में भेज दिए गए हैं, तो इनका असर पड़ेगा। और लेकिन इस चुनाव में खास तौर पे कि युवा मतदाताओं का अलग से गुट जो है वो खड़ा हुआ है। हाँ। ये पहले से नहीं था। तो ये जो युवा मतदाता है वो किस तरह से बिहेव करेगा, तो मुझे लगता है कि इसमें जो इनका बिहेवियर है वो काफी हद तक जो है वो फिर जाति से ऊपर उठ करके होगा। और युवा में मैं 35-40 वर्ष तक के लोगों को रख लेता हूँ, जिनको 18 साल से लेकर, जिनको शिक्षा की दिक्कत है। 18 साल वाले को अगर पकड़े आप तो उसके पास बिहार में स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ वो
शिक्षा ग्रहण कर सके। अच्छी शिक्षा के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, उसमें पैसे खर्च होते हैं। उसके बाद जो 21 साल आते आते उसको नौकरी की ज़रूरत होती है, और 29 या 30 साल के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो उसको प्राइवेट सेक्टर में रोजगार की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें मिल करके इस बार ये एनडीए के खिलाफ जाएगा, लेकिन एनडीए के खिलाफ जाते हुए भी ये दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है। एक हिस्सा जो है वो तेजस्वी यादव के पक्ष में दिखाई दे रहा है, और एक हिस्सा प्रशांत किशोर के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें जो कुल मिलाकर के स्थिति सामने आ रही है उसमें लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो जो सवर्ण युवा है उनको ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा शहरों में रहते हैं, ज्यादा शिक्षा की ज्यादा जरूरत उनको है। मैं कह रहा हूँ कि दूसरों को नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन शिक्षा के प्रति उनके परिवारों में जागरूकता है और उनमें खुद भी है। तो वो जानते हैं, मतलब बहुत सारे दलित, अति दलित की जब हम बात करते हैं उनको शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं मालूम है, वो बगल में स्कूल हो तो भी नहीं जाते हैं। तो वो एक अलग वर्ग है। लेकिन ये जो सवर्ण वर्ग है, और ये इसको जो है प्रशांत किशोर से थोड़ी उम्मीद दिख रही है। तो ये डिवीजन जो है होगा, और ये सारा जो डिवीजन हो रहा है उसमें कम से कम बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है। मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, जेडीयू का नुकसान नहीं हो सकता है, उनकी सीटें बढ़ सकती हैं। चिराग पासवान पहली बार कुछ सीटें लेकर आ सकते हैं, और जो बीजेपी है उसकी सीटों में कमी जो है वो दिखाई पड़ सकती है। तो शैलेश सर, आपने कहा कि नुकसान बीजेपी को होते हुए दिखाई दे रहा है, और पिछली बार महागठबंधन आगे रहा था, बढ़त रही 63 सीटें, 63 सीटों पर था। तो अब अगर बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और उधर प्रशांत किशोर भी एक्टिव है, सवर्ण जो युवा है उसको खींच रहे हैं, जो कि जहां तक होगा कि बीजेपी का होगा पहले, तो आपको लगता है कि इस बार 63 से ज्यादा सीटें और प्लस महागठबंधन जाएगा? मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत कटौती चिराग पासवान कर सकते हैं, लेकिन वो जो काटेंगे वो कुल मिलाकर के वो नुकसान जो बीजेपी को हो रहा है उससे होगा। अब देखिए, रोजगार की स्थिति है, अभी छपरा एक जिला है जहां इस बार चुनाव हो रहा है। संयोग से एक भोजपुरी गायक चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए खेसारी लाल यादव, इसलिए वो बहुत चर्चित भी हो गया है। वहां जब पिछले चुनाव में मोदी जी गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ मढ़ौरा में चीनी मिल है जो बहुत सालों से बंद पड़ा है, तो मैं अगली बार जब आऊंगा तो इसी मढ़ौरा मिल में जो चीनी बनेगी उससे चाय पीकर जाऊंगा। अब वो काहे को मढ़ौरा मिल वो चालू नहीं हुआ, और उसके बाद ये चर्चा है वहां पर आसपास के इलाकों में कि मिल की जो जमीन है उसको बेच दिया गया और बीजेपी के लोगों ने खरीद लिया। तो अब वहां पर कम से कम एक दो क्षेत्रों में इसकी बड़ी चर्चा है, क्योंकि वो मिल अगर चालू हो जाए तो पूरे जिले के किसानों को फायदा होगा। कैश क्रॉप उस इलाके में है नहीं, ये गन्ना को, पटसन को, बहुत से उसको कैश क्रॉप कहते हैं, मतलब आपने निकाला और अगले दिन आपको उसकी कीमत मिल जाती है। तो उस इलाके में है नहीं, सिर्फ गन्ना था। वो मिल बंद होने के बाद में वो भी खत्म हो गया। तो अब ये कहकर आते हैं, करते नहीं है, तो लोगों के मन में एक नाराजगी तो रहती है। अब कई हजार लोग उससे रोजगार उनको मिल सकता था अगर वो चीनी मिल चालू कर देते, लेकिन अब वो जमीन ही चर्चा है कि बेच दी गई है और वो बीजेपी के नेताओं ने खरीद लिया है। तो जाहिर सी बात है कि अब वो नहीं होगा, इसका असर तो उस इलाके में पड़ेगा। इसी तरह जी हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। अब इसी तरह से अलीनगर है, ये दरभंगा क्षेत्र में, वहां से वो बीजेपी जो है एक युवा गायिका मैथिली, हाँ उनको लेकर आई है। तो अब एक तो जो वहां से पिछली बार कैंडिडेट जीते थे वो वीआईपी से जीते थे, उसको दल बदल करा करके और उन्होंने बीजेपी में शामिल करा लिया था, तो उनका टिकट काट दिया है। और वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चर्चा ये है कि बहुत नाराज है, तो उसका भी असर पड़ेगा। और इसी तरह से आप देखिए तो ये जो इलाका है ये
पॉलिटिकली बहुत चार्ज इलाका है और बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, इसलिए कि आप देखिए कि पटना इसी दौर में है, पटना जो राजधानी है, इधर दरभंगा है, तो ये सब जो है ये बहुत ही सक्रिय इलाके हैं और यहाँ रोजगार नहीं है। कभी ये पटना यूनिवर्सिटी जो है कभी शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करती थी। पटना साइंस कॉलेज में पढ़ना एक गर्व की बात मानी जाती थी, आज वो स्थिति नहीं रही। तो ये 20 सालों में ही वो गिरावट आई, 20 से 30 साल में आई हो, लेकिन उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं दिखाई देती है। पटना यूनिवर्सिटी की जो मर्यादा पहले थी वो नहीं है। इसलिए ये मुद्दे भी हैं और मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं कि मैंने आपको बताया कि 500 से लेकर 1,500-2 हजार वोटों से फैसला हो जाता है। तो अगर इस मुद्दे पर 1,500-2 हजार लोग भी जो सरकार है अभी एनडीए गठबंधन है उसके खिलाफ वोट करते हैं तो रिजल्ट बदल जाएगा। 150-200 से होगा। आपने बताया कि 17 सीटें तो ऐसी थी जिसपे 500 के आसपास ही हार जीत हो गई, तो वो भी हार, और वो भी इसी चरण में है। तो वहां पर भी अगर हल्का सा किसी ने जोर मार दिया तो मैं सीट वाइज तो इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अगर उसमें हार जीत पूछ ली तो फिर तो वो भविष्यवाणी हो जाएगी कि हाँ, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि जो लालू यादव ने कहा है, आपने तो पूरे महीनों से चुनाव पर रिपोर्ट्स तैयार की हैं, समझा है बिहार को और आपको पता भी है बिहार के बारे में, तो आपको क्या लगता है? लालू यादव ने बोला तवे पे रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाती है। 20 साल बहुत हुए। ओवरऑल अभी तक इन सीटों के बारे में, तारापुर हो गया जहां सम्राट चौधरी जीत रहे हैं, छपरा हो गया जहां खेसारी लाल हो गए, चाहे अलीनगर हो गया, राघोपुर हो गया, इन सीटों के बारे में तो धीरे धीरे परसेंटेज वोटिंग की बढ़ेगी तो आप धीरे धीरे जानकारी और बढ़ेगी, कितना वोट पड़ा, किसका पड़ा, वो उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। ओवरऑल शैलेश सर, क्या आपको लगता है कि बिहार में हवा क्या है? बिहार में हमने जो कहा कि कुल मिलाकर के इस बार पहली बार लोग जो है ये सोचने लगे हैं कि जाति से ऊपर उठ करके वोट दो। हालांकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, शहरी क्षेत्रों में, थोड़े जो पढ़े लिखे हैं उनके बीच में है। तो जाति से ऊपर उठ करके वोट दो। एक बात, रोजगार के लिए वोट दो। दूसरी बात, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए वोट दो। दूसरी बात, और तीसरी बात जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उसके लिए वोट दो। आप जाओ एम्स में खड़े हो जाओ और रजिस्ट्रेशन की लाइन में अगर 10 लोग खड़े होंगे तो शायद उसमें कम से कम 6 या 7 जो है वो बिहार के होंगे। वहां से आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए। क्यों? एम्स तो पटना में भी खुल गया है, मेडिकल कॉलेज तो बिहार में भी है। एक समय में वहां भी अच्छा इलाज होता था, अब वो इलाज उसको क्या हो गया? क्यों? वही अस्पताल, उसी तरह के डॉक्टर हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये एम्स में या दिल्ली के अस्पतालों में बड़े सक्षम डॉक्टर हैं और वहां है ही नहीं, वही डॉक्टर है, लेकिन उसके बाद भी इलाज नहीं हो रहा है क्योंकि व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, खराब है। तो इस पर सोचना शुरू किया है लोगों ने और बहुत सारे लोग जो हैं इस पर वोट डालेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाति के आधार पर वोटिंग नहीं होगी। ये जातियों की जो ग्रुपिंग है वो तो है बेस, लेकिन जो देखिए ऊपर का आप ये यूं देखिए कि अगर बिहार के चुनाव को देखें पिछली बार 2020 को, तो महागठबंधन और एनडीए के बीच वोटों का जो अंतर था सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। कुल मिलाकर एनडीए को सिर्फ 12,000, समूचा अगर हर क्षेत्र का मिला लें तो 12,000 वोट ज्यादा मिले थे। परसेंटेज में देखें तो दोनों को 36% वोट मिले थे, यानी दोनों एक समान स्टेज पर खड़े हैं। और इस बार जो जहां तक लाभार्थियों की बात है तो लाभार्थी पिछली बार भी थे, महिलाएं पिछली बार भी जेडीयू के साथ और बीजेपी के साथ थी। इस बार अगर उनमें से थोड़ा सा भी खिसकता है, लेकिन पिछली बार यूथ जो है इस तरह से खड़ा नहीं था। वो इस बात को नहीं कह रहा था कि हमें केवल जाति पर नहीं वोट देना चाहिए। तो ये जो वोटर है वो बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। बिल्कुल, आपने जो एक हिंट दी है वो पूरा विश्लेषण वहीं पे हो गया कि बिहार में क्या होने जा रहा है, और अगर वो काम कर गया तो फिर आपको नतीजे सामने आपको दिख जाएंगे। कुल मिलाकर अब इस कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करेंगे। बिहार में अभी वोटिंग हो रही है, जैसे ही आगे बढ़ेगा, माहौल
चेंज होगा या बदलाव होगा, हम आपके सामने फिर ले आएंगे। अभी शरद प्रधान आपके साथ लाइव शो करेंगे, तो वो भी कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से, विश्लेषकों से बात करेंगे और बिहार में अभी क्या हो रहा है उसकी जानकारी देंगे। नमस्कार, धन्यवाद सर।